आज हम भारत के उस डिजिटल मैदान की पड़ताल कर रहे हैं जहां कॉरपोरेट पावर, सरकारी हुक्म और बोलने की आज़ादी के बीच एक ज़बरदस्त खींचतान चल रही है। तो सवाल यह है कि आखिर ये हुआ कैसे? ये कहानी है जानकारी की, ताकत की और उस लड़ाई की जो हमारी और आपकी स्क्रीन पर लड़ी जा रही है। चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। देखिए, ये पूरी कहानी किसी बड़े कॉर्पोरेट घराने से शुरू नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है कंटेंट क्रिएटर्स और एक न्यूज़ एजेंसी के बीच हुए एक टकराव से, जो हमें एक बहुत ज़रूरी कानूनी फ़र्क दिखाता है। तो एक तरफ है इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स और दूसरी तरफ है एक बड़ी न्यूज़ एजेंसी एएनआई। अब एएनआई यूट्यूब की कॉपीराइट पॉलिसी का इस्तेमाल करके क्रिएटर्स से लाइसेंस फीस मांग रही थी और न देने पर चैनल डिलीट करवाने की धमकी दे रही थी। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट आता है जिसे सेफ हार्बर कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई यूज़र कोई वीडियो डालता है तो उसके लिए सीधे प्लेटफॉर्म पर केस नहीं किया जा सकता। लेकिन यह कानून अमेरिका और भारत में काफ़ी अलग अलग तरीके से काम करता है। अब देखिए, यहीं पर मामला मज़ेदार हो जाता है। अमेरिका में प्लेटफॉर्म खुद फैसला लेता है। कॉपीराइट ओनर ने शिकायत की और यूट्यूब जैसी कंपनी स्ट्राइक दे देती है। 3 स्ट्राइक और चैनल खत्म। पर भारत में ऐसा नहीं है। यहां अदालत फैसला करती है। प्लेटफॉर्म को सिर्फ 21 दिन के लिए कंटेंट हटाना होता है और तब तक कॉपीराइट ओनर को कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ता है। ये फर्क आगे चलकर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये जो कानूनी दांवपेच हैं, ये एक बहुत बड़े तूफान की जमीन तैयार करते हैं। और इस तूफान की शुरुआत हुई अमेरिका की एक इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म की रिपोर्ट से। जनवरी 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट निकाली और क्या कहा उस रिपोर्ट में? उन्होंने इसे कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड बताया। ये रिपोर्ट किस पर थी? भारत के सबसे बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स में से एक अदानी ग्रुप पर, जिसकी वैल्यू उस वक्त 17.8 ट्रिलियन रुपए यानी 218 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। जरा सोचिए, ये कितनी बड़ी रकम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हिंडनबर्ग ने दावा किया कि ग्रुप की कंपनियों की असली कीमत 85% से भी ज्यादा कम हो सकती है। मतलब एक बहुत बहुत बड़ा दावा था ये। तो आरोप क्या क्या थे? लिस्ट लंबी है। स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग में धोखाधड़ी, विदेशों में शेल कंपनियों का जाल बिछाकर पैसा इधर उधर करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। अब जाहिर है, इतने बड़े संकट के बाद जवाबी कार्रवाई तो होनी ही थी और वो हुई भी बहुत तेजी से। और निशाना बनाया गया सीधे जानकारी के फ्लो को। इस टाइमलाइन को देखिए, कितनी तेजी से सब कुछ हुआ। जनवरी में रिपोर्ट आई और सितंबर आते आते सरकार की तरफ से कंटेंट हटाने के आदेश जारी हो गए। तो एक्शन क्या लिया गया? सरकारी आदेश के तहत 138 यूट्यूब वीडियोस को हटाने को कहा गया और साथ ही 83 इंस्टाग्राम पोस्ट्स को भी। इसका असर बहुत सारे क्रिएटर्स, जर्नलिस्ट्स और मीडिया संस्थानों पर पड़ा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिर्फ इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट ही नहीं हटाई गई, बल्कि सटायर यानी व्यंग और यहां तक कि उन आर्टिकल्स के स्क्रीनशॉट्स भी हटा दिए गए जिनमें सिर्फ सब्सक्रिप्शन की अपील की जा रही थी। इस बड़े एक्शन ने भारत में एक नई बहस छेड़ दी, सेंसरशिप पर, कॉर्पोरेट पावर पर और बोलने की आज़ादी के असल मतलब पर। तो जब ये सब कंटेंट इंटरनेट से गायब होने लगा तो लोगों का क्या रिएक्शन था? ऑनलाइन फोरम्स पर लोगों की बातों से एक तरह की बेचैनी और डर का माहौल दिखा। ऐसा लगा मानो लोग ये महसूस कर रहे थे कि देश में कुछ ताकतवर लोगों के खिलाफ बोलना अब मुश्किल हो गया है। बहुत से लोगों ने ये कानूनी सवाल भी उठाया कि ये तो 2 प्राइवेट पार्टियों के बीच का सिविल मामला है, इसमें सरकार कोर्ट का ऑर्डर क्यों लागू करवा रही है? कई लीगल एक्सपर्ट्स को भी ये बात अजीब लगी। ये पूरा मामला असल में 2 अधिकारों की लड़ाई है। एक तरफ है बोलने की आज़ादी का संवैधानिक अधिकार और दूसरी तरफ है किसी व्यक्ति या कंपनी का अपनी इज्जत बचाने का कानूनी अधिकार, यानी राइट टू रेपुटेशन। और इस मामले को और भी पेचीदा बना देता है सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना रुख। कोर्ट ने यह संकेत दिया है कि जब बात इन्फ्लुएंसर्स की आती है तो फ्री स्पीच की आज़ादी असीमित नहीं होती, उसकी भी एक सीमा है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, जो हमारे डिजिटल पब्लिक स्पेस को तय करता है। आखिरी फैसला कौन करेगा? कंटेंट बनाने वाले, बड़ी बड़ी कंपनियां, अदालतें या फिर सरकार?